नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर घायल हुए हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज करवाया जा रहा है। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल केस दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में मंत्री संदीप सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण को हाथरस भेज दिया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद भी हाथरस घटनास्थल पर जा सकते हैं और साथ ही घायलों और मृतकों के परिवार वालों से उनकी मुलाकात की भी जानकारी किए जाने का मिल रहा है। और हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। तो वहीं हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बीते रोज उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान ये पूरा हादसा पेश आया था। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसके अलावा अब तक इस पूरे मामले में जितनी घटनाक्रम सामने आए उसके बाद जांच की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन इंदौर की अगली खबर, जहां पर आश्रम में 5 बच्चों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आश्रम पहुंचे और इस पूरे मामले में यथासंभव जांच पड़ताल अपने स्तर पर की। डॉक्टर से बच्चों के इलाज की जानकारी ली गई है। 30 बच्चों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए। कलेक्टर के मुताबिक फिलहाल फूड पॉइजनिंग बताई जा रही मौत की वजह, लेकिन इसमें गहनता से जांच के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। डॉक्टर से बच्चों के इलाज की जानकारी भी ली गई है। फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है और जैसा कि कल जानकारी मिल रही थी कि 2 बच्चों की मौत भी हुई थी, जिनमें खून में इन्फेक्शन की बात कही जा रही थी। और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि फूड पॉइजनिंग इन बच्चों को हुआ था और इसके चलते इनकी हालत देखते ही देखते और खराब होती जा रही थी। मंत्री कैलाश वर्गीय तुरंत आश्रम पहुंचे, जानकारी जुटाई गई और बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी मंत्री ने ली है। तो इंदौर में आश्रम में 5 बच्चों की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आश्रम पहुंचे और डॉक्टर से बच्चों के इलाज की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि 30 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त आश्रम जल्द बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलेक्टर कमिश्नर को निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों की हालत में अब सुधार है। तो युग पुरुष आश्रम का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हुई। कल ये मौत का आंकड़ा सिर्फ 2 था, लेकिन अब देखते ही देखते जानकारी मिल रही है कि 5 बच्चों की जान चली गई है और 30 से ज्यादा बच्चे अभी भी इलाजरत हैं। आश्रम पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर से भी बातचीत की गई है और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जुटाई गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई और इस दौरान नए प्रोजेक्ट के तहत सर्व सुविधा युक्त आश्रम बनाए जाने की बात भी मंत्री ने कही है। तो ये देखिए, देर शाम की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हॉस्पिटल पहुंचे। अविकसित वो विकलांग बच्चे हैं, इनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है और इस संस्थान ने पूरे मध्य प्रदेश के अनाथ आश्रम के बच्चों को ये लेती है। अकेली संस्था है ये। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, पर ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों की जांच की जा रही है। अभी डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई है, अधिकांश डायरिया के कारण हुए। इस मौसम में बच्चों को डायरिया काफ़ी हो जाता है। ऐसे बच्चों के साथ जो घटना हुई है दुखद है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पल पल की क्षण क्षण की समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसीलिए हम सब वरिष्ठ मंत्री हमारे सम्माननीय कैलाश जी और हम आए हैं, भेंट की है। सभी जिलाधीश महोदय से बात की, कमिश्नर से बात की, डॉक्टरों से बात की और निरंतर संपर्क में है। बात
आज पेश होने वाले बजट की। मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट आज विधानसभा में पेश करने वाली है और यह बजट करीब करीब 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। बजट में नए कर लगाने की संभावना नहीं है। बजट में सिंहस्थ गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, लाडली बहना छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, मोटे अनाज और पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए राशि विभागों को आवंटित की जाएगी। तो आज वो खास दिन जब मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट विधानसभा में पेश करने वाली है और ये बजट करीब 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना बताया जा रहा है। तो वही बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये जनता के लिए बजट होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सर्वस्पर्शी होगा और इस बजट को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से किए जा रहे दावों का आज लेखा जोखा पेश किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये बजट प्रदेश के विकास के लिए कितना हितकारी, कितना लाभकारी है और कितना जनता को इससे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज ही ये बजट सदन में पेश किया जाना है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा का ये बजट 3 तारीख को आएगा। जी, सरकार का बजट सर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3 तारीख को पेश होगा और बजट सर्वस्पर्शी होगा। बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए। और इधर प्रदेश के किसानों को सरकार के बजट से कई उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि सरकार बजट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाए, तो वहीं सौर ऊर्जा के संसाधन स्थापित करने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी भी करे। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। मोहन सरकार का जो बजट आएगा उसमें किसानों को भी कई उम्मीदें रहती है, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ लाभकारी योजनाएं, लाभकारी प्रावधान करती है। तो किसानों को भी इस बार मध्य प्रदेश सरकार से अच्छे पैकेज, अच्छी योजनाएं और अच्छे लाभ की उम्मीद है, क्योंकि किसानों का अगर मुनाफा होगा, खेती में आय बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के इस बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, क्या किसानों को चाहिए, उन सबको जानने के लिए हम ग्वालियर के पास एक गांव में आए हैं, जहां हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई है, बहनें हैं, और इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। आजकल किसान भी आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड किसानों का भी बदल रहा है। गिरिराज जी, किस तरह का जो बजट है उसमें क्या चाहते हैं आप एक किसान होने के नाते? बजट में एक किसान तो मूल सुविधाएं चाहता है, जैसे किसान बीज खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, या किसान को खाद लगता है, उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए धान है, बाजरा है, इनमें एक तो क्या है, पहले से समर्थन मूल्य थोड़ा सा बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। तो बनिया व्यापारी वर्ग तो हल बढ़ा देता है, लेकिन किसान जो किसान है उनका अगर समर्थन मूल्य रहेगा तो वो लाभ होगा। उसके सौर ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा प्लांट के लिए अभी बहुत मारामारी हो रही है, उससे क्या किसानों के लिए सौर ऊर्जा अगर उनके यहाँ लग जाएगी कुओं में, तो वो आसानी से अपनी लाइट चालू कर सकते हैं, उससे मोटर चालू करके आसानी से पानी बना सकते हैं। बजट में वृद्धि करना चाहिए। किसानों के लिए जो बजट है, अभी सभी का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन किसान आज भी उसी स्थिति में है। आप महंगाई देखिए, हर चीज की चीज बढ़ रही है, लेकिन किसानों की चीजों को आज भी उसी स्तर पर रखा गया है। क्या कहना चाहते हैं जी? कहना चाहते हैं कि महंगाई हो रही है, महंगाई होना चाहिए, काटकुरे की और का होगी आपकी महंगाई। हाँ, और सवाई दवाई की, बीज की, सबकी। और आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज का जो बजट है वो प्रदेश के हर वर्ग को छूने वाला है, सर्वस्पर्शी ये बजट होगा। शैलेंद्र भदौरिया से हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, बजट को लेकर जिस तरह की अपेक्षाएं किसानों में हैं, उसी तरह की अपेक्षा युवाओं में होगी और व्यापारियों में विशेष उत्साह दिखा जा रहा है। लेकिन ये बजट आज जब पेश किया जाएगा तो क्या कुछ और विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं? क्या तैयारियां हैं? सदन में किस तरह की हलचल रह सकती है?
देखिए बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मोहन सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है। इसके पहले जो है वो इंटर्म बजट जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई थी। ये 3,65,000 लाख करोड़ का ये बजट जो है वो आज होने वाला है। और सबसे अधिक अगर किसी चीज पर फोकस है तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वह महिला हो, किसान हो, युवा हो और व्यापारी, ये जो है वो जो बजट है उसके बीच में ये लोग हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर पूरा बजट बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी लगातार ये कहा है कि बजट जो है वो सर्वस्पर्शी होगा, हर वर्ग को जो साधने का प्रयास किया जाएगा, हर वर्ग का हित सदे, इस तरह का ये बजट होगा। लेकिन सबसे खास बात है कि अधोसंरचना विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार अच्छा खासा बजट लाने वाली है इस बार, क्योंकि देखिए अधोसंरचना को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में अधोसंरचना पर सबसे अधिक पैसा खर्च मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ भी होना है और सिंहस्थ की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो एक सिंहस्थ को लेकर भी एक अलग से बजट जो है वो तैयार किया गया है ताकि मध्य प्रदेश का सिंहस्थ जो है वो बेहद भव्य और दिव्य हो। इसके साथ ही देखिए लाडली बहनों योजना को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की जो विपक्ष है वो लगातार ये सवाल खड़ा करता रहता है कि जो 3,000 देने की बात हुई थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कि इसमें प्रावधान हो, लाडली बहनों को कुछ अतिरिक्त लाभ भी इस बजट सत्र के माध्यम से मिल सकता है। तो देखिए सभी वर्गों को लगातार साधने का प्रयास है। सबसे एक बात मैं आप बता दूं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें जो वादे जनता से किए गए थे उनकी प्रतिपूर्ति को विशेष को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट तैयार किया गया है। दोपहर 11 बजे जो है सदन पर पटल पर वित्त मंत्री अपना बजट रखेंगे और उसके बाद अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को क्या क्या बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। जी स्वाभाविक है, और इस बजट से कहीं ना कहीं जो लाभ है वो जनता को मिले, ये भी प्रयास सरकार का है। और बजट के बारे में और डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो बजट अब तक का एक सरकार का पहला जो ये बजट है, ये अब तक के आने वाले समय के उन सभी विषयों को स्पर्श करेगा, ऐसा दावा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का कहना है कि विकास और प्रदेश के स्तर को, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये बजट कारगर है। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने यूपी के हाथरस में भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख जताया। यूपी हाथरस में एक बड़ी घटना घटी। कथा पंडाल में कई लोग काल के कपाल, बाबा महाकाल की लीला है जी। मैं सभी दिवंगत आत्माओं की मोक्ष की कामना करता हूं। बाबा महाकाल सबका भला करे और शोकाकुल परिवार के प्रति संबल प्रदान करे। एक घटना हमारे इंदौर में भी हुई है। लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई है। फूड पॉइजनिंग का केस है। मैंने अपने मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी को मौके पे भेजा। एक हमारे वरिष्ठ मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, चूंकि उनका क्षेत्र श्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी इंदौर गए हैं। घटना की कैसे क्या हुई है इसके लिए जांच के आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न हो। उस संबंध में भी हम पाबंद करेंगे। लेकिन घटना हुई तो दिवंगत परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति भी है और शोक की इस घड़ी में बाबा महाकाल सबको संबल प्रदान करे। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी डायमंड स्टेट समिट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतृत्व के निर्देश पर काम करना होता है, लेकिन लोगों और खुद की संतुष्टि के लिए भी काम करना जरूरी है। संसद छोड़ना कैसा लगता है? स्वाभाविक है। 20 साल दिल्ली में गुजरे, 4 बार लोकसभा में, और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। हर बार बढ़ी हुई जीत के साथ एक रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा का काम करने का तरीका और विधानसभा का काम करने का तरीका, दोनों में फर्क है। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को डूब के करना, मुझे लगता है ये सभी के लिए आवश्यक है। और विशेष रूप से जब आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास में बहुत बार ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो नेतृत्व तय करता है
उसको लेकर आगे बढ़ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करना, कसौटियों पर खरा उतरना, और सबसे बड़ी बात है लोगों को संतुष्टि हो लेकिन आप खुद भी अपने काम से संतुष्ट हो, यह आवश्यक है। राकेश जी, कई चीजें देखी आपकी संसद में हम लोगों ने, आपने टेट्रा टैक्स का घोटाला आपने उजागर किया, अविश्वास प्रस्ताव आया था मनमोहन सरकार के खिलाफ, तब आप बोले थे, चीफ विप रहे पार्टी के, लगातार आप लाइमलाइट में ही रहे, लेकिन पिछले इस सत्र में जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जिस तरह से नियमों का उल्लंघन, तमाम नियमों का उल्लंघन करके संसद में बोले, पीएम को उठना पड़ा, अमित शाह को उठना पड़ा। ये 20 साल का मेरा अनुभव है, मैं 8 साल तो चीफ विप ही रहा हूं पार्लियामेंट में, तो फ्लोर मैनेजमेंट से लेके विपक्ष की भूमिका सब कुछ देखा है, विषयों पे चर्चाएं होते हुए भी देखी हैं, गिरते हुए स्तर को भी देखा है। लेकिन जब प्रमुख विपक्षी पार्टी वो खुद इस भूमिका में आ जाए कि संसद की नियम, परंपराएं, मर्यादाएं सभी को भंग करना है, तब ये दुखदाई है और कष्टदायक है। और वो भी ऐसी पार्टी जिसने आजादी के बाद लगभग 56-57 सालों तक देश पे राज किया है, उनकी ये भूमिका, ये नकारात्मक भूमिका ना तो देश की जनता को रास आती है और ना ही देश को। तो वहीं मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल डायमंड स्टेट समिट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश और जिले के लोगों की सेवा के लिए केंद्र से राज्य सरकार में आया हूं। राजनीति का हिस्सा बनाया गया हो क्योंकि आप संघ के करीबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी, अमित शाह के करीबी, लेकिन इसके साथ साथ एक जमीनी नेता के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। तो इसका अनुभव कितना मध्य प्रदेश की राजनीति को इसका लाभ मिलने वाला है? जब मैं राजनीति में आया था तो हम चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले लोग थे, कभी सोचा नहीं था कि चुनावी राजनीति करेंगे। 9 चुनाव लड़ लिए, 8 लोकसभा के, 1 विधानसभा का। फिर लगता था कि नलिया और पुलिया की राजनीति की बजाय विचारधारा की राजनीति करनी है, तो संसद में वो अवसर मिला। लेकिन हम लौटकर आते थे जिन लोगों ने हमारे साथ में संघर्ष किया और जिन्हें कीमत चुकाई, उनको हम दिल्ली में बैठकर नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहां पर आप योजनाओं पर काम कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। कोई शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, मेरी संतुष्टि का मूल कारण है कि मैं अपने जिले में वापस गया हूं। जो लोग मेरे साथ संघर्ष में शामिल थे, उन सब की उम्र 60 के पार हो गई है। ये सच है कि उन्हें जो कष्ट भोगा मेरे, क्योंकि मैं तो लड़ता रहा पूरी जिंदगी, आज एक सुकून तो है कि हम बैठकर मिलते हैं। और नहीं तो दिल्ली में रहने के बाद तो देश घूमने में ही, और उसके बाद संसद, आप क्षेत्र में सैटरडे संडे आ गए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये संतुष्टि अब बड़ी है। और मैं भी अब इतने चुनाव मैंने लड़ लिए हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि वापस आए हैं हमारे पुराने लोग, जिनसे हम चर्चा करते थे, जिनसे हम सीखते थे और मिलकर लड़ते थे, उनके बीच हम समय देने की स्थिति में हैं और हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, जहां बुजमाड़ के जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। घमंडी और कुरेबय के जंगल के बीच नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसका जवाब जवानों ने दिया। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि जवान सुरक्षित हैं। तो इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सभी जवान सुरक्षित हैं, दावा कर रहे हैं पी सुंदरराज। और नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, जहां बूझमाड़ के जंगलों में जोरदार मुठभेड़ हुई है। छिंदवाड़ा में गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने रावणवाड़ा में ट्रक पकड़ा है। बता दें कि इस ट्रक पर मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है और ये वही वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और अब ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, स्थानीय लोगों का इसमें सहयोग रहा और लोगों ने मवेशियों को ले जाए जा रहे ट्रक को पकड़ा और इस ट्रक में जो लोग मौजूद थे उनकी जमकर धुनाई की।
पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस अफसरों के सामने ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इमरती देवी ने कहा कि थानों में रसूखदारों की सुनवाई होती है, गरीब की कोई नहीं सुनता। इमरती देवी पुलिस जागरूकता कार्यक्रम में बोल रही थी। करेंगे पहले, लेकिन हमारे थानों में तहकीकात नहीं होती। हम जैसे लोग आ गए, अगर फटाक से जोन सी FIR कटवाने वो काट ले गए, काट दी। और जो हमारे गरीब आ गए उन पे कछु नन्या तो ना तो अस्पताल में को उनकी सुन रहा हो ना थाने में उनकी कोई सुन रहा हो। मैं सही बात करे, मैं कभी ना तो झूठ बोली हूँ और ना बोलूँ। और पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है। हर थाने में 5-6 थाने मेरी विधानसभा में आते हैं। अगर मैंने कभी भी किसी TI दरोगा SDO साहब से कही हो कि मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ, इसके ऊपर झूठी FIR काट दो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो वहीं बलौदाबाजार में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। तुरमा में डायरिया के 82 मरीज सामने आए हैं। अधिकारियों ने गांव का दौरा किया, लापरवाही पर पटवारी को नोटिस जारी किया। PHE विभाग के सब इंजीनियर को नोटिस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के BMO की छुट्टी की गई और दरअसल छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों को उनकी छुट्टी कैंसिल करके वापस लौटना पड़ा। पानी की टंकी का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। पानी की जांच के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और कुछ तस्वीरें जो सामने आई अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद जायजा लेने की ये तस्वीरें। और बिलासपुर के सकरी गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला, जहां 70 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में साफ सफाई नहीं होने से मौसमी बीमारियां फैल रही हैं। लोग गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप भी लगाए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से रिलायंस कैंपस में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। नवी मुंबई के रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में ये आयोजन किया गया, जिसमें RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। और इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि आज नवविवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूं और माँ को जितनी खुशी होती है इन बच्चों की शादी देखकर, आज मुझे उतना ही आनंद महसूस हो रहा है। बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।